हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने लोकसभा के बारे में भी पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? संसद पढ़ लिया था, संसद में राज्यसभा के बारे में चीजें पढ़ ली थी और लोकसभा के बारे में चीजें पढ़ के समाप्त कर लिया था। आज इसके आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि संसद में किसी कानून को बनाया कैसे जाता है। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि जैसे कृषि बिल, संसद ने कृषि कानून बना दिया था, फिर वापस ले लिया। तो किस प्रकार से कानूनों का निर्माण होता है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, किसी कानून को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, चाहे जैसे आपका कृषि पे कोई कानून बन गया था, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था, या जीएसटी बनाया गया, कोई भी कानून किस तरीके से संसद में बनाया जाता है उसको आज हम लोग समझेंगे। पढ़ेंगे कम और समझेंगे ज्यादा। अगर आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो देखिए, संसद जो है वो आपके विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था, मतलब सबसे ऊंची संस्था जहां पे विधि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई विधेयक, अगर संसद में आपको कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले संसद में आपको क्या करना पड़ेगा? एक विधेयक पेश करना पड़ेगा संसद में। ठीक है, अगर आपको कोई कानून बनाना है तो उससे संबंधित एक विधेयक, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक प्रस्ताव। ठीक है, एक विधेयक या प्रस्ताव जिसमें सारी चीजें उसके बारे में लिखी हो, जो कानून हमको बनवाना है, तो वो सारी चीजें जहां लिखी होती हैं उसको कहते हैं विधेयक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक विधेयक आपको संसद में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये विधेयक जो है इसको आप संसद के किसी सदन में, चाहे लोकसभा में, इस विधेयक को आप चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में क्या करेंगे? पेश करेंगे। तो दोनों में से किसी एक जगह में पहले आप पेश किया जाएगा। फिर इस विधेयक को चाहे साधारण बहुमत, जैसे जहां पे जरूरत हो, जिस कानून के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है वहां इसका साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। अगर साधारण बहुमत की जरूरत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत की जरूरत है तो वहां पे इसको विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो साधारण बहुमत से अगर जरूरत है उस कानून के लिए, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट हो, किसी किसी कानून में होता है कि साधारण विधेयक से ही पास हो जाता है। ठीक है, किसी किसी कानून में होता है जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो ये आपका साधारण विधेयक से ही पारित हो जाता है। तो जो काम साधारण विधेयक से हो सकता है उसको साधारण विधेयक से, और जिस कानून के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है उसको 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा? पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, पहला काम क्या हुआ? कोई कानून हमको बनाना है तो पहले उससे संबंधित एक विधेयक, एक मसौदा, एक प्रस्ताव तैयार करना होगा ना, लिखना होगा कि भैया ये कानून हमको बनाना है, उसमें ये प्रोविजन किए गए हैं। पूरा एक प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं वो आपको देना होगा। फिर जब वो प्रस्ताव तैयार हो गया उसी को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। जो हमने प्रस्ताव रखा, जैसे भैया पिताजी से आपको कुछ मांगना है तो सोच के जाते ना, एक प्रस्ताव रखते, पापा हमको साइकिल चाहिए, ठीक है, या पापा हमको मोबाइल चाहिए। तो यही तो आपका प्रस्ताव हुआ कि पापा हमको साइकिल चाहिए, पापा हमको मोबाइल चाहिए। ये एक प्रस्ताव हो गया और इसको आपने मौखिक रूप से अपने पापा के सामने रखा है। ठीक है, लेकिन जब यही लिखित रूप में आप पूरा लिख के कि मेरे प्रिय पापा मुझको एक साइकिल चाहिए, अब वो आपके पिताजी के पास गया, पिताजी ने उसको पास कर दिया, चलो ठीक है बेटा दे देंगे। ठीक है, फिर माता जी हैं, पिताजी लोकसभा हैं, माता जी राज्यसभा हैं। लोकसभा क्यों कह रहे हैं पिताजी को? क्योंकि धन इन्हें खर्च करना है और धन के सारे काम लोकसभा में होते हैं। तो पिताजी आपकी लोकसभा है, वहां से पास हो गया, गया माता जी के पास, माता जी कह रही ना नहीं पास होगा, या इन्होंने पास कर दिया, चलो ठीक, हमको क्या करना, पिताजी ओके किए तो हम भी ओके कर दे रहे हैं। तो माता जी ने भी पास कर दिया। अब दादाजी हैं बैठे हुए, ठीक है, तो दादाजी की सहमति भी जरूरी है। दादाजी मतलब राष्ट्रपति। तो जब तीनों जगह से पास हो जाएगा तभी तो कानून बनेगा, साइकिल आपको मिल पाएगी। सेम उसी तरीके से कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पहले क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा, दोनों जगह में से कहीं एक जगह पे। फिर उस विधेयक को साधारण बहुमत या विशेष बहुमत, जिस कानून में जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से उसको पास होना जरूरी है। फिर जब लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों जगह से ये पास हो जाएगा तो फिर ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा भैया। अब राष्ट्रपति जब इस पे हस्ताक्षर कर देगा, इस विधेयक पे जब राष्ट्रपति क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तब यह विधेयक क्या बन जाएगा?
कानून बन जाएगा। तो ये जो विधेयक था आपका वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अभी कृषि कानून जो आया था, जिसको मोदी सरकार ने वापस लिया पिछले वर्ष, जिसके लिए किसानों ने लगभग 1 साल आंदोलन किया था, तो उसी के बारे में आप समझ लीजिए। पहले वो कृषि प्रस्ताव बनाया गया होगा, एक विधेयक आया होगा, फिर इसको लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया और दोनों जगह से पास कराया गया। जब दोनों जगह से पास हो गया तो उसको भेजा गया किसके पास, राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो यहां तक जब तक वो राष्ट्रपति के पास आया था तब तक वो विधेयक था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया वो विधेयक किस में बदल गया, कानून में बदल गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि संसद में किसी भी पे जो कानून बनाना है किसी चीज पे वो किस प्रकार बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगर वो साधारण बहुमत से साधारण कानून से संबंधित है तो तत्काल अधिनियम बन जाएगा, लेकिन अगर वो संविधान संशोधन से संबंधित है तो अधिनियम तब कहलाएगा जब भारत सरकार के रजिस्टर में उसको गजट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक रहता है विधेयक 102वां विधेयक, 100 फलाना विधेयक, लेकिन ये अधिनियम कब बनता है, जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देता तो भारतीय संविधान में एक अधिनियम के रूप में शामिल कर लिया जाता। चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, भारतीय संविधान में 4 प्रकार के विधेयक का प्रावधान है। अभी आपने पूछा कि एक विधेयक पेश करना पड़ेगा, तो अब देखते हैं कि कितने प्रकार के विधेयक भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 4 प्रकार के विधेयकों का उल्लेख है। ठीक है, 4 प्रकार के विधेयक का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए इन 4 प्रकार में कौन कौन से विधेयक हैं। पहला आपका है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। ठीक है, तो 4 प्रकार के विधेयक हैं, जिसमें से पहला विधेयक आपका है साधारण विधेयक, जिसके बारे में चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 107 में। तो कभी आपसे पूछे अगर अनुच्छेद 107 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 107 आपके साधारण बहुमत से संबंधित है। इसके बाद आता है आपका धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, अब देखिए धन विधेयक के बारे में चर्चा कहां की गई है, तो आर्टिकल 110 में आपके धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। धन विधेयक के बाद आपका तीसरा विधेयक आता है वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक, जिसके बारे में चर्चा आर्टिकल 112 से लेके 117 तक में किया गया है। 112 से लेके 117 तक में किया गया है। और इसके बाद चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विधेयक है, उसका नाम है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, जिसकी चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 368 में की गई है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कुल 4 प्रकार के विधेयक का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला प्रकार है साधारण विधेयक, दूसरा प्रकार है धन विधेयक, तीसरा प्रकार है वित्त विधेयक और चौथा प्रकार आपका क्या है, संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक की चर्चा आर्टिकल 107 में की गई है। अगर पूछे आर्टिकल 107 में क्या है, तो साधारण विधेयक से संबंधित है आर्टिकल 107, यानी अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक की चर्चा कहां की गई है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। वित्त विधेयक की चर्चा आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 117 तक में किया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा कहां की गई है, तो आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा की गई है। ये 4 प्रकार के कुल विधेयक होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। उसमें हमने बताया कि पहले एक विधेयक आपको पेश करना पड़ता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, फिर दोनों जगह से बारी बारी से वो पास होता है, चाहे जिसकी जैसी आवश्यकता हो। अगर साधारण बहुमत से आवश्यकता है तो साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, अगर विशेष बहुमत की आवश्यकता है तो विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। जब लोकसभा और राज्यसभा से वो साधारण विधेयक पास हो जाता है, फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक वो राष्ट्रपति के पास जाता है तब तक वो विधेयक रहता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे वो एक अधिनियम बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। ठीक है, और अगर साधारण विधेयक से संबंधित है तुरंत लागू हो जाएगा, और अगर विशेष बहुमत से संबंधित है तो उसको भारत सरकार के रजिस्टर में गजट कर दिया जाएगा और इसके बाद वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 प्रकार के अधिनियम होते हैं। ये 4 प्रकार हो गए अधिनियम के। अब
एक एक अधिनियम को हम लोग समझेंगे कि एक एक विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा विधेयक क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किसके बारे में, साधारण विधेयक के बारे में। तो आइए देखते हैं कि साधारण विधेयक से संबंधित चीजें कौन कौन सी है और साधारण विधेयक होता क्या है भैया। ठीक है, जितना देखने में साधारण है उतना साधारण है नहीं ये। ठीक, तो हम लोग देखने चल रहे हैं साधारण विधेयक के बारे में। देखिए साधारण विधेयक के बारे में चर्चा कहां की गई है, तो आर्टिकल 107 में आपके साधारण विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं साधारण विधेयक से संबंधित चीजें कौन कौन सी है। देखिए साधारण विधेयक से क्या होता है, तो साधारण विधेयक साधारण कानूनों के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, साधारण कानून के लिए पेश किया जाता है। ठीक, तो साधारण विधेयक आपका साधारण कानून के लिए पेश किया जाता है। एक बात जान लीजिए कि अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, ये सारी चीजें करनी है, किसी राज्य को एक राज्य से अलग करके नया राज्य बनाना है, तो इसके लिए भी साधारण विधेयक ही पेश किया जाता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा विधेयक पेश किया जाता है, साधारण विधेयक। ठीक है, अब देखिए ये जो साधारण विधेयक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक में कौन कौन प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी है। जब आप कभी संसद की कार्रवाई देखेंगे या किताबें आप पढ़ते होंगे तो वहां पे आप सब देखते होंगे कि साधारण विधेयक एक सरकारी होता है, एक गैर सरकारी होता है। तो ये चीजें समझना जरूरी है। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सरकारी हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, गैर सरकारी विधेयक। तो ये तो आपका हो गया सरकारी विधेयक। ठीक है, सरकारी विधेयक, और दूसरा आपका हो गया गैर सरकारी विधेयक। अब समझने वाली बात यह है भैया कि सरकारी विधेयक किसको कहते हैं और गैर सरकारी विधेयक किसको कहते हैं। अब संसद में आप सबको पता है कि किसी पार्टी की सरकार होगी, कोई एक मंत्रिपरिषद काम कर रहा होगा, तो मंत्रिपरिषद जो प्रस्ताव पेश करती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो प्रस्ताव पेश करती है उसको क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक। मंत्रिपरिषद जो विधेयक या प्रस्ताव पेश करती है उसको क्या कहते हैं, सरकारी। ठीक है, तो समझ में आ गया। सरकारी विधेयक किसको कहेंगे, जो विधेयक मंत्रिपरिषद यानी सरकार की तरफ से पेश किया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। मंत्रिपरिषद में चाहे वो परिवहन मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई भी मंत्री जो प्रस्ताव पेश करता है उसको सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद में से अगर कोई भी किसी विधेयक को या प्रस्ताव को संसद के किसी पटल पे, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में पेश करता है तो उसको क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। अब बात आती है कि गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, किसे कहते हैं, तो जो संसद के सदस्य हैं, सांसदों के द्वारा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मंत्रिपरिषद में भी तो सांसद शामिल होते हैं, सांसद ही तो मंत्री बनते हैं, तो उनको छोड़ के जो मंत्रिपरिषद में सांसद शामिल है उनको छोड़ के आम सांसदों के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो प्रस्ताव या विधेयक पेश किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को आपका कहते हैं भैया, जो प्रस्ताव सांसदों के द्वारा पेश किया जाए, चाहे विपक्षी सांसद हो चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हो। ठीक है, मंत्रिपरिषद में तो केवल मान लीजिए इस समय 40 मंत्री हो, 45 मंत्री हो या 70 मंत्री हो केंद्र सरकार में, तो मंत्री के अलावा जिसकी सरकार है उस पार्टी के अन्य सांसद भी तो हैं। जैसे बीजेपी के पास अगर 30 सांसद हैं तो मंत्री 70 ही है ना, बाकी के जो 230 सांसद है वो भी इसमें शामिल है। तो कोई भी सांसद अगर विधेयक पेश करता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। जो भी मंत्री नहीं है वो अगर संसद में विधेयक पेश करेगा तो उस विधेयक को हम गैर सरकारी विधेयक कहेंगे, और जो मंत्री पेश करेगा उसको हम सरकारी विधेयक कहेंगे। सिंपल, समझ में आ गया चीजें। ठीक है, तो जो सांसद मंत्री हैं वो अगर विधेयक पेश करते हैं तो सरकारी विधेयक, जो केवल और केवल सांसद हैं, चाहे सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष को, जो भी हो, केवल सांसद हैं, वो मंत्री नहीं है, तो उनके जो विधेयक पेश किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई।
तो ये तो आपका हो गया साधारण विधेयक के बारे में, ठीक है। अब ये साधारण विधेयक जो पेश किया गया है, ये पहले कहां जाएगा, चाहे लोकसभा में पेश किया जाएगा चाहे राज्यसभा में। तो साधारण विधेयक को आप चाहे लोकसभा में पेश कर सकते हैं और चाहे राज्यसभा में, कहीं पे भी साधारण विधेयक को क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। चाहे आप साधारण विधेयक को लोकसभा में पेश करिए और चाहे साधारण विधेयक को आप कहां पेश करिए, राज्यसभा में पेश करिए, ठीक है। तो देखिए 3 वाचन से होकर गुजरता है। अगर साधारण विधेयक को हम पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, अगर साधारण विधेयक को पहले कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में। तो अगर साधारण विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा तो ये लोकसभा में 3 वाचन से होकर गुजरेगा, मतलब कि 3 प्रकार से होकर गुजरेगा। तो इसी को नाम दिया गया वाचन। तो 3 वाचन से होकर गुजरेगा, ठीक है, मतलब 3 रास्तों से होकर जाएगा भैया। वाचन का मतलब क्या है कि 3 रास्तों से होकर गुजरेगा, ठीक है। यहां लेकिन टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वाचन, समझने के लिए समझ लीजिए रास्ता, ठीक है। तो 3 वाचन से होकर गुजरता है, ठीक है। पहले वाचन में क्या होता है ये देख लीजिए। तो जो पहला वाचन होता है उसमें इस विधेयक को रखा जाता है, ठीक है। तो पहला वाचन औपचारिक होगा, इसमें अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री विधेयक को सदन के पटल पर रखता है, ठीक है। तो देखिए पहले वाचन में विधेयक को पटल पे रखा जाएगा, पटल पर रखा जाएगा। अब अगर सरकारी विधेयक है तो मंत्री के द्वारा रखा जाएगा, अगर गैर सरकारी विधेयक है तो सांसद के द्वारा रखा जाएगा। तो विधेयक को पटल पर रखा जाएगा, किसकी अनुमति से रखा जाएगा, अगर लोकसभा में रखा जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से रखा जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति से उस विधेयक को पहले पटल पर रखा जाएगा, यह होता पहला वाचन। अब इसके बाद जो दूसरा वाचन होता है, जो दूसरा रास्ता होता है या दूसरा कंडीशन जो होता है, या हम कह सकते हैं गेम का जो दूसरा स्तर होता है, उसको देखिए। तो दूसरे वाचन में क्या किया जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है दूसरा वाचन। दूसरे वाचन में ही उस विषय पर चर्चा और बहस की जाती है, ठीक है, चर्चा और बहस किया जाता है। तो दूसरा वाचन सबसे इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र की दृष्टि से, क्योंकि जब भी कोई विधेयक पेश किया जाएगा तो दूसरे वाचन के अंतर्गत ही उस पे व्यापक रूप से चर्चा होती है, ठीक है। और अगर यहां पे भी ये पास हो जाता है तो तीसरा वाचन क्या होता है, औपचारिक होता है, ठीक है। अब चर्चा बहस होती दूसरे वाचन में, फिर होता है आपका तीसरा वाचन। तीसरे वाचन में क्या होता है, इसको साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा, साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। तो तीसरे वाचन में इसको क्या कर दिया जाएगा, साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बात होगी लोकसभा की। अब जब वहां से ये पारित हो जाएगा विधेयक लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तो लोकसभा से अब कहां पे जाएगा, लोकसभा के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भेजा जाएगा किस अंतर्गत, देखिए तो लोकसभा से जो राज्यसभा में भेजा जाता है यही आपका आर्टिकल 109 है, ठीक है। आर्टिकल 109 के नाम से इसी को जानते हैं। तो जब किसी साधारण विधेयक को लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है तो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत भेजा जाता है। कभी आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है, तो साधारण विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में पेश किया जाता है तो वही चीजें आर्टिकल 109 में लिखी गई हैं। तो लोकसभा से राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेजा जाता है साधारण विधेयक को, आर्टिकल 109 के अंतर्गत। आर्टिकल 107 आप पढ़ चुके हैं, साधारण विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 109 क्या है कि वही साधारण विधेयक जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पेश किया जाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाता है, आर्टिकल 109 के अंतर्गत उसको भेजा जाता है। तो यहां पे जब पहुंच जाएगा तो राज्यसभा में फिर यहां पे भी 3 वाचन से होकर गुजरेगा, 3 वाचन से। जैसे यहां पे 3 वाचन से होकर गुजरा था लोकसभा में, उसी प्रकार से राज्यसभा में भी ये 3 वाचन से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो राज्यसभा होती है ये साधारण विधेयक को, ठीक है, साधारण
विधेयक को अधिकतम 6 महीना रोक सकती है। ठीक है, 6 महीना क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो ये जो साधारण विधेयक राज्यसभा में गया है वहां भी 3 वाचन से होकर गुजरेगा। ठीक है, राज्यसभा जो होती है वो साधारण विधेयक को अधिकतम कितना दिन तक रोक सकती है, 6 महीना तक। तो राज्यसभा साधारण विधेयक की बात हो रही है, अगर अभी यही बात होती धन विधेयक की तो धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते। ठीक है, लेकिन साधारण विधेयक की बात हो रही है तो साधारण विधेयक को कई महीना रोक सकते भैया, 6 महीना तक राज्यसभा साधारण विधेयक को क्या कर सकती है, रोक के रख सकती है। और एक बात, साधारण विधेयक को अगर राज्यसभा 6 महीना से ज्यादा रोक लेती है तो ये जो विधेयक है ये स्वतः क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब साधारण विधेयक का लोकसभा से भी पास होना जरूरी है और राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। अगर राज्यसभा इसको 6 महीने से ज्यादा रोक लेती है तो विधेयक नष्ट हो जाएगा। तो 6 महीना तक, अधिकतम 6 महीना रोक सकती है, लेकिन अगर 6 महीना से ज्यादा रोकती है, ज्यादा रोकती है तो विधेयक स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो विधेयक स्वतः क्या होगा भैया, नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो विधेयक स्वतः ही नष्ट हो जाएगा अगर 6 महीने से ज्यादा इसको रोका जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसी विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए, अब ये विधेयक अगर 6 महीना से ज्यादा राज्यसभा ने रोक लिया तो विधेयक नष्ट हो जाएगा। तो इसी विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए अगला चीज किया जाता है, और वो क्या किया जाता है, तो इस विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए ही एक और काम किया जाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या किया जाता है भैया, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, सबको पता है, क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो जब राज्यसभा से देखा जाए कि भैया पास नहीं हो रहा, राज्यसभा उसको रोके बैठी, 5 महीना बीत गया, 6 महीना बीतने वाला है, तो राष्ट्रपति कहता भैया अब लड़ाई झगड़ा ना करिए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत फिर राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए, जब राज्यसभा विधेयक को रोक लेती है, साधारण विधेयक की बात हो रही है यहां पे, जब राज्यसभा साधारण विधेयक को रोक लेगी, 6 महीना होने वाला रहेगा, तो उससे पहले ही अगर 6 महीने ज्यादा बीत गए तो विधेयक नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने से बचाने के लिए 6 महीना पहले ही राष्ट्रपति एक पहल करता है और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। चीजें क्लियर हो गई। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है उस समय, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, नॉर्मली लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष भी अनुपस्थिति है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तीनों में से कोई न कोई भैया रहेगा ही, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे भैया वो ना रहे तो यहीं तक की व्यवस्था की कि भैया ये मान के चलते कि तीनों लोग एक के साथ नहीं मरेंगे, या कहीं अनुपस्थित नहीं होंगे, या किडनैप नहीं होंगे। चीजें क्लियर हो गई। तो हमने पढ़ा 107 में क्या पढ़ा था, साधारण विधेयक पढ़ा था। अब देखिए इसी समय कुछ आर्टिकल भी आपको रटा दे रहा हूं। आर्टिकल 107 आपने क्या पढ़ा, आर्टिकल 107 आपने पढ़ा था अभी साधारण विधेयक के बारे में। ठीक है, साधारण विधेयक के बारे में आर्टिकल 107 में पढ़ा था। इसके बाद आपने आर्टिकल 109 में क्या पढ़ा था,
आर्टिकल 109 में आप पढ़े थे कि जब साधारण विधेयक लोकसभा से पारित होके कहां पेश किया जाए, राज्यसभा में। तो जब साधारण विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पेश किया जाता है तो किसके अंतर्गत, आर्टिकल 109 के अंतर्गत। और जब राज्यसभा उसको पास ना करे, 6 महीना से ज्यादा तक लटकाए रहे तो नष्ट हो जाएगा, तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए ही आर्टिकल 108 की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 108 में क्या व्यवस्था की गई है, संयुक्त बैठक बुलाने की। ठीक है, संयुक्त बैठक। कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा इस संयुक्त बैठक की, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर अध्यक्ष ना हो तब कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो ये तीन चीजें आपको कंठस्थ करके रखनी है, याद कर लीजिए। 107 में साधारण विधेयक, अभी पीछे हमने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पढ़ा कि साधारण विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, 3 वाचन से होकर गुजरेगा, जब 3 वाचन से पास हो जाएगा तो आर्टिकल 109 के अंतर्गत राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहां भी 3 वाचन से होकर गुजरेगा। और अगर वहां नहीं पास होता है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोकती है, और अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा तो विधेयक नष्ट हो जाएगा। विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके बाद हमने इतनी चीजें देखी। अब देखिए, ये जो संयुक्त बैठक है वो आज तक कितनी बार बुलाई गई है, तो भारतीय इतिहास में जब से भारत का संविधान बना है तब से ये संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई है, मात्र 3 बार हुई है। ये संयुक्त बैठक अब तक मात्र कितनी बार हुई भैया, तो मात्र 3 बार ही ये संयुक्त बैठक अब तक बुलाई गई है। वो 3 बार कौन कौन से थे, 1961 में आपके दहेज निषेध विधेयक पर बुलाई गई थी। ठीक है, 1961 में दहेज निषेध विधेयक पे। ठीक है, तो 1961 में इसको बुलाया गया था पहली बार, दहेज निषेध विधेयक पर इसको बुलाया गया था। फिर 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक पर। ठीक है, 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक पर, किस पे, बैंकिंग सेवा विधेयक पर। ठीक है, तो 1961 में पहली बार दहेज निषेध विधेयक पर, 1978 में इसको दूसरी बार बैंकिंग सेवा विधेयक पर, और 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। ठीक है, फिर 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक। ठीक है, इसी को कहते हैं पोटा। तो भैया आज तक संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के इतिहास में जब से आजादी मिली है आज तक केवल और केवल 3 बार ही साधारण संयुक्त बैठक बुलाई गई है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार ही ऐसा हुआ है कि राज्यसभा ने इस विधेयक को रोक लिया है। ठीक है, और पास नहीं होने दिया है। तो विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति ने 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई है। पहली बार 1961 में बुलाई गई थी दहेज निषेध विधेयक के ऊपर, फिर 1978 में आपका बुलाया गया था बैंकिंग सेवा विधेयक के ऊपर, और फिर 2002 में आपका बुलाया गया पोटा विधेयक के ऊपर। तो 3 बार ये संयुक्त बैठक आज तक बुलाई गई है। उम्मीद करता हूं कि साधारण विधेयक आपको पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, कंठस्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़े। तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से साधारण विधेयक पारित हो जाए, ठीक है, अब देखिए जब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह से साधारण विधेयक पारित हो जाए, साधारण विधेयक क्या हो जाए, पारित हो जाए, तो भैया जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ही आपका साधारण विधेयक
पारित हो जाता है तब क्या होता है, तब आर्टिकल 111 के अनुसार, ठीक है, ये कहां जाएगा, आर्टिकल 111 के अनुसार ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक, जब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाता है तब आर्टिकल 111 के अनुसार जब विधेयक संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। तो जब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति 3 काम कर सकता है, अनुमति दे सकता है मतलब साइन कर देगा इस पे, या रोक सकता है, या क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वापस कर देगा। तो राष्ट्रपति के पास 3 चॉइस है, साइन कर दे विधेयक पर, या रोक ले, या पुनर्विचार के लिए क्या कर दे, लौटा दे। तो यदि इस पे अनुमति दे देगा तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाता है। ठीक है, और यदि अनुमति रोक लेता है तो विधेयक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी को राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देगा तो भैया ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर रोक लेगा तो विधेयक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी को ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति जो इसको रोक लेता है उसी को राष्ट्रपति के किस शक्ति के नाम से जानते हैं हम लोग, वीटो शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, और अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया है और दोबारा से राष्ट्रपति के पास फिर आता है तो अब की बार राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा उस पर अनुमति देने के लिए। अगर राष्ट्रपति ने एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा में वापस लौटा दिया और वहां से पास होकर वो विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति अब की बार बाध्य है कि दोबारा वो अनुमति ही देनी पड़ेगी, ना रोक सकता है ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब की बार वहां पे राष्ट्रपति के पास बाध्यता होगी कि भैया तुमको साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। देखिए, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं कि संयुक्त बैठक द्वारा जो पारित विधेयक होता है, जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई गई है और उसके अंतर्गत जो पारित विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति वीटो तो कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, रोक सकता है। राष्ट्रपति का मन है तो वीटो कर दे, लेकिन संयुक्त बैठक के द्वारा जो विधेयक पारित हुआ है उसको राष्ट्रपति कदापि भी लौटा नहीं सकता पुनर्विचार के लिए। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। तो संयुक्त बैठक के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में। तो 4 प्रकार के विधेयकों की चर्चा करनी थी। देखिए, हमने क्या कहा था कि 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला हमने पढ़ के समाप्त कर लिया साधारण विधेयक। अब दूसरा विधेयक हम लोग देखेंगे धन विधेयक के बारे में। तो आर्टिकल 110 हम लोग देखने चल रहे हैं अब किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में। ठीक है, आइए पढ़ेंगे धन विधेयक किसे कहते हैं। तो भैया धन विधेयक की चर्चा कहां की गई है, धन विधेयक की चर्चा आपके आर्टिकल 110 में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 110 में आपके धन विधेयक की चर्चा की गई है। तो जितने भी कर होते हैं, ठीक है, प्रायः करों से संबंधित विधेयक को ही धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो कर से संबंधित विधेयक को, कर से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं, धन विधेयक। तो कर से संबंधित विधेयक को ही धन विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा विधेयक जो कर से संबंधित होता है वह धन विधेयक कहता है, जिसमें करों के आरोपण या कोई कर हटाया जाता है या कोई कर लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या किसी कर में संशोधन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, संचित निधि से धन निकालना, संचित निधि से धन जमा करना, आकस्मिक निधि से अभिरक्षा करना आदि से संबंधित बातों की प्रत्याभूति या गारंटी दी जाती है, उसी को धन विधेयक कहते हैं। तो भैया धन विधेयक के अंतर्गत हमने बताया कि कर से संबंधित चीजें हो गई। ठीक है, इसके अलावा संचित निधि से धन निकालना, संचित
निधि से धन निकालना या आकस्मिक निधि से धन निकालना। तो देखिए, कर से संबंधित जितनी चीजें होती हैं उसके लिए संविधान के अंतर्गत संसद में धन विधेयक पेश करना होता है। अगर आपको कोई नया कर लगाना है, अगर किसी कर को हटाना है, किसी कर में संशोधन करना है, तो इसके लिए साधारण विधेयक से काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए संसद के पटल में यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या लाना पड़ेगा? धन विधेयक। अगर सरकार को संचित निधि से धन निकालना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? धन विधेयक। अगर सरकार को आकस्मिक निधि से धन निकालना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? धन विधेयक। तो भैया साधारण विधेयक तो साधारण चीजों के लिए लाया जाता है, लेकिन धन से संबंधित कोई काम करना है, कर से संबंधित कर लगाना है, कर में संशोधन करना है, नए कर जोड़ना है या कोई चेंजिंग करना है, तो इसके लिए आपको धन विधेयक लाना पड़ेगा। आकस्मिक निधि से पैसा सरकार को निकालना है तो संसद में बताना पड़ेगा धन विधेयक के माध्यम से। संचित निधि से निकालना तो भी धन विधेयक लाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया धन विधेयक? ठीक है। अब देखिए, धन विधेयक के बारे में अगर बात करें तो धन विधेयक आपके राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से केवल और केवल कहां पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। तो सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि क्या धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है? तो जी हां, धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। तो धन विधेयक को केवल और केवल कहां पेश किया जा सकता है? लोकसभा में ही सर्वप्रथम पेश किया जाता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होती है? आवश्यक होती है। फिर जो प्रक्रिया आपसे बताई थी हमने कि लोकसभा में जब कोई विधेयक पेश किया जाएगा, चाहे साधारण हो, चाहे धन हो, चाहे वित्त हो, चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो, कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा तो लोकसभा में 3 वाचन से होकर गुजरेगा। इसके बारे में हमने अभी डिटेल में पिछली में चर्चा किया है साधारण विधेयक में। फिर जब लोकसभा में 3 वाचन से होकर गुजरता है और वहां पे बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक है, साधारण बहुमत से क्या होता है? लोकसभा में भी पारित हो जाता है, तो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत कहां भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में। हमने बताया था कोई भी विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाएगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम भेजते हैं राज्यसभा में? तो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत इसको कहां भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अब देखिए, राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में लोकसभा में पेश किया जाएगा, और जब लोकसभा से पास हो जाएगा तो आर्टिकल 109 के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 109 के अंतर्गत कहां पेश किया जाएगा? राज्यसभा में। अब राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। धन विधेयक के मामले में सारे के सारे विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है। साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती थी? 6 महीने तक। अभी बताया था, देख लीजिए, रिपीट करा देता हूं, नहीं तो आप लोग भैया भूलते बहुत है। अगर साधारण विधेयक की बात होती तो अधिकतम कब तक रोक सकती थी राज्यसभा? ये देखिए, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती थी। ठीक। लेकिन धन विधेयक के बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकती है। यदि इससे ज्यादा समय तक रोकती है तो विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। मतलब भैया कोई अधिकार आपके पास नहीं है। जब धन विधेयक को लोकसभा से पारित करके आर्टिकल 109 के अंतर्गत राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा बाध्य है उसको 14 दिन के अंदर पास करने के लिए। ठीक है। अगर 14 दिन तक रोक लेती है और पास नहीं करती है तो 15वें दिन उसको उस धन विधेयक को स्वतः पास मान लिया जाता है। मतलब क्या निकल के आया कि धन विधेयक के मामले में अनन्य अधिकार केवल और केवल लोकसभा को, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है कि भैया आप भी सांसद हैं तो साइन वाइन करके भेजिए इसको, और अगर नहीं भेजेंगे तो 15वें दिन पास मान लिया जाएगा। ठीक है। तो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक राज्यसभा में रोक सकती है राज्यसभा, 15वें दिन इसको स्वतः पास मान लिया जाएगा।
ठीक है। अधिकार क्या प्राप्त है राज्यसभा को? कुछ नहीं अधिकार प्राप्त है, रिरिया सकता है लोकसभा के सामने, हे भैया हमारो बतिया सुन लो ना, थोड़ा सा इसमें क्या कर दो, संशोधन कर दो। तो राज्यसभा अपने बड़े भाई इसे लोकसभा के सामने इसे गिराएगा, हे भैया थोड़ी संशोधन कह दियो, थोड़ी संशोधन कह दो। तो राज्यसभा केवल गिरा सकता है लोकसभा के सामने कि भैया इसमें कुछ संशोधन कह दो, लेकिन अगर लोकसभा का मन नहीं संशोधन करने का तो नहीं करेगा। ठीक है, बस आप सिफारिश कर सकती, राज्यसभा सिफारिश कर सकती कि भैया संशोधन कह दो थोड़ा बहुत, लेकिन वो करेगी नहीं। इसके अलावा धन विधेयक के ऊपर क्या कोई संयुक्त बैठक हो सकती है? जी नहीं। तो धन विधेयक में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक के मामले में नहीं है। संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक के मामले में ही होती है। अब देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये जो धन विधेयक पेश किया गया है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पे फैसला कौन करेगा? तो कोई विधेयक जो संसद के पटल पे पेश किया गया है वो धन विधेयक है या नहीं, इस पे अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पे निर्णय लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष ही ये कहता है कि यह विधेयक साधारण विधेयक है कि धन विधेयक है। तो धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो केवल और केवल किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो धन विधेयक घोषित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। ठीक, देखिए कभी कभी ये पूछ लेता कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है। तो प्रत्येक जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक का धन विधेयक, वित्त बड़ी चीज है, धन तो वित्त के अंदर समा जाएगा ना। ये देखिए, ये है वित्त, ठीक है, ये है आपका वित्त और ये है आपका धन। ठीक है, तो प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, हमने दो चीजें पढ़ ली। हमने पढ़ लिया आपका साधारण विधेयक के बारे में, आर्टिकल 107 में था। हमने वित्त विधेयक पढ़ लिया, आर्टिकल 110 में था। अब हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ लिया जो आर्टिकल 110 में था। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किसके बारे में? वित्त विधेयक के बारे में। ठीक, तो तीसरा प्रकार का विधेयक पढ़ने चल रहे हैं अब वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक के बारे में चर्चा आर्टिकल 112 से लेके आर्टिकल 117 तक में किया गया है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कि वित्त विधेयक के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल 112 से लेके आर्टिकल 117 में। ठीक है, तो इसी वित्त विधेयक को ही किस नाम से जानते हैं? तो वित्त विधेयक को ही क्या कहा जाता है भैया? बजट कहा जाता है। ठीक है, तो जो बजट पेश किया जाता है उसी को आप वित्त विधेयक समझ सकते हैं। तो वित्त विधेयक को मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि संसद में जो हर वर्ष बजट पेश किया जाता है उसी को ही वित्त विधेयक कहते हैं। तो धन विधेयक वित्त विधेयक का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने आपको गोला बना के दिखाया था ना कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होता है। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, इसके अलावा देखिए बजट के बारे में, वित्त विधेयक का सीधे सीधे मतलब ही होता है पूरा का पूरा हमको बजट पढ़ना है। ठीक है, तो बजट को ही वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। बजट में होता क्या है? तो बजट में प्रत्येक जो मंत्रालय होता है वो खर्च चलाने के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। तो बजट के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय को कुछ ना कुछ धनराशि आवंटित की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 112 से लेकर अनुच्छेद 117 तक में वित्त विधेयक के बारे में व्यापक प्रावधान किया गया है। देखिए आर्टिकल 112 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 कहीं पे भी एक बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कहीं भी
बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, ना कि कहीं पे बजट शब्द। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, बल्कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व व्यय का ब्यौरा रखेगा। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत आय व व्यय का ब्यौरा कहां रखा जाता है? संसद के पटल पर रखा जाता है। संसद के पटल पर रखा जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो आय और व्यय का ब्यौरा आपके संसद के पटल पे रखा जाता है। वित्त मंत्री जो होती हैं वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में और फिर उसी दिन राज्यसभा में इस बजट को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो इस बजट को वो प्रस्तुत करेंगे किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं किसके बारे में? वित्त विधेयक में। तो बजट से संबंधित सारी चीजें आपकी वित्त विधेयक में ही कराई जाती हैं। तो वित्त विधेयक भी आपको समझ में आ गया होगा। वित्त विधेयक में ही संचित निधि के बारे में चर्चा की जाती है, विनियोग विधेयक के बारे में, सांकेतिक कटौती के बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में। ये सारी व्यवस्था कहाँ की जाती है? बजट के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, आकस्मिक निधि के बारे में अगर आपसे कभी पूछे तो आर्टिकल 267 में आपका आकस्मिक निधि दिया गया। ये एग्जाम में सवाल आता है। आकस्मिक निधि कहाँ है? आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में दिया गया है। अगला लेक्चर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जाता है। अक्सर आप लोग संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग संविधान संशोधन विधेयक और प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से आज तक हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस एग्जाम हो, एक सवाल आता ही आता है। तो हम लोग जो अगला लेक्चर लेके आएंगे उसमें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार संविधान में संशोधन किया जाता है। अगर आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल YCTC बुक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बगल में बेल आइकन का बटन है तो दबाइएगा जरूर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले कक्षा में। जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।